एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं डांस एंड म्यूजिक से रिलेटेड, रिलीजियस फिलॉसफी से रिलेटेड पीवाईक्यूज। सो हमारा पहला पीवाईक्यू है, सो आवर फर्स्ट पीवाईक्यू इज पीवाईक्यू इन 2018। और फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू द, जो बनी ठनी पेंटिंग है, काफ़ी फेमस पेंटिंग है, वो किस स्कूल से बिलोंग करती है। तो अगर हम बात करते हैं बनी ठनी पेंटिंग की, तो वो एक इंडियन पेंटिंग है। किस टाइम की? कृष्णगढ़ स्कूल की टाइम की पेंटिंग है वो। सो ऑप्शन नंबर डी, कृष्णगढ़ स्कूल जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बनी ठनी की बात करते हैं तो वो एक सिंगर हुआ करते थे, जो और पोइट भी हुआ करते थे। किस टाइम पे? कृष्णगढ़ में हुआ करते थे। किसके टाइम पे? राजा समंत सिंह के टाइम पे जो है वो कृष्णगढ़ में एक सिंगर और पोइट होते थे, जिनके नाम पे जो ये पेंटिंग है उसका नाम रखा गया है। और मेनली जो ये पेंटिंग है वो किस स्कूल से बिलोंग करती है? कृष्णगढ़ स्कूल से बिलोंग करती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी, कृष्णगढ़ स्कूल इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द मणिपुरी संकीर्तना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो मणिपुरी संकीर्तना है वो किस, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है। और ये आपको पीवाईक्यू है 2017 में। तो अगर हम बात करते हैं संकीर्तना की, उसके लिए जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। सेकेंड, सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू परफॉर्म यूज इन दिस परफॉर्मेंस। और थर्ड है, इट इज़ परफॉर्म्ड टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। मतलब पहला बोलता है कि ये जो है ये सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है। और सेकंड है कि उसमें ना सिर्फ एक सिंबल जो इंस्ट्रूमेंट होता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें दो तरह की थाली टाइप्स वो ऐसे ऐसे करके उसको बजाते थे, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ उसका यूज़ किया जाता है। सेकंड बोलता है कि ये जो म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंस होती है ये किसके लिए यूज़ की जाती है? जो कृष्णा की लाइफ रिलेटेड थी ना, उसको परफॉर्म करने के लिए और उसको नरेट करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। अगर हम इसको देखते हैं, मणिपुरी संकीर्तना को देखते हैं, तो वो एक सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है जो कि परफॉर्म की जाती है टू मार्क रिलीजियस ओकेजन्स एंड वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ द वैष्णवा पीपल ऑफ द मणिपुरी प्लेन्स। मणिपुरी प्लेन्स में जो वैष्णवा पीपल्स हैं, जो लॉर्ड कृष्णा के डिवोटीज़ हैं, जिनको वैष्णवा भी कहा जाता है, उनकी जो लाइफ है उसको एज एन ओकेजन की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग अपनी लाइफ को नरेट करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब एज एन ओकेजन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही अगर हम संकीर्तन की बात करते हैं तो वो परफॉर्म किया जाता है टू नरेट द लाइफ्स एंड डीड्स ऑफ द कृष्णा थ्रू द सॉन्ग एंड डांस। डांस ऑन सॉन्ग के थ्रू लाइफ ऑफ कृष्णा को जो है वो नरेट किया जाता है इसके थ्रू। और साथ ही साथ में 2 ड्रमर्स, अबाउट 10 सिंगर्स एंड डांसर्स परफॉर्म। मतलब इसमें जो ये फंक्शन होता था एज एन सेलिब्रेशन होता था, उसमें 2 तो ड्रमर्स परफॉर्म करते थे, साथ ही साथ में अबाउट 10 सिंगर्स और डांसर्स जो है वो परफॉर्म करते थे। जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हाँ ये सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है। बट जो आपकी सेकंड वन है ना वो इनकरेक्ट है। इन्होंने कहा सिर्फ सिंबल ही जो है वो इकलौता जो था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, विच इज़ इनकरेक्ट। सिंबल नहीं था, ड्रमर्स जो थे उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, 2 ड्रमर्स का भी जो है वो भी जिक्र किया गया है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी कि हाँ ये जो है ये नरेट करता है किसको? लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ थी या उनकी डीड्स थी उसको ये नरेट करता है। इसको मतलब नरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। फर्स्ट वन इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट जो सेकेंड वन है वो आपका इनकरेक्ट है। सो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू। जो कलमकारी पेंटिंग है वो किसके लिए, किस चीज़ कैसी पेंटिंग होती थी, मतलब उसमें क्या किया जाता था, उससे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं। और ये आपको पीवाईक्यू है 2015 का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन द साउथ इंडिया। एक हैंड पेंटेड होती थी या हैंड पेंटिंग की जाती थी कॉटन टेक्सटाइल पे, जो कि साउथ इंडिया में प्रिविलेंट थी। सेकेंड बोलता है, अ हैंड मेड ड्राइंग ऑन द बैम्बू हैंडीक्राफ्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में बैम्बू पे हैंडीक्राफ्ट किया जाता था। या थर्ड है, अ ब्लॉक पेंटिंग वुलन क्लोथ, ब्लॉक पेंटेड वुलन क्लोथ इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन ऑफ द इंडिया। मतलब एक ब्लॉक वुलन क्लोथ पे एक ब्लॉक जो है वो पेंट किया जाता था, कहाँ पे? हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। और डी बोलता है, अ हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लोथ इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक सिल्क जो क्लोथ होता था उस पर जो है डेकोरेटिव हैंड पेंटिंग की जाती थी। मतलब एक बोलता है कि कॉटन टेक्सटाइल पे होती थी, दूसरा बोलता है कि बैम्बूज पे होती थी, थर्ड बोलता है कि ये किस पे होती थी? वुलन क्लोथ पे होती थी, और फोर्थ बोलता है कि ये किस पे होती थी? डेकोरेटिव सिल्क पे जो है वो पेंटिंग की जाती थी। बट अगर हम इसको देखते हैं, कलमकारी पेंटिंग को अगर हम देखते हैं, तो कलमकारी पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो एक टाइप ऑफ
इंडियन फोक टेक्सटाइल आर्ट के रूप में जाना जाता है, जो कि किस पे किया जाता था, क्लॉथ पे किया जाता था, बट वो क्लॉथ कैसा होता था, मेनली कॉटन क्लॉथ होता था। तो जो ये पेंटिंग होती थी ये किस पे की जाती थी, कॉटन क्लॉथ पे की जाती थी। और अगर हम कलमकारी वर्ड की बात करते हैं तो वो आपका डिराइव किया जाता है पर्शियन टेक्स्ट से या पर्शियन लैंग्वेज से, जिसे कहा जाता है ड्राइंग और क्राफ्टिंग विद पेन, जो कि पेन या ड्राइंग की जाती थी या क्राफ्टिंग की जाती थी किसके थ्रू, पेन के थ्रू, जिसे कलमकारी कहा जाता था। मतलब कलम के थ्रू जो है वो आपकी पेंटिंग की जाएगी, और मेनली किस पे की जाती थी, कॉटन क्लोथ्स पे की जाती थी। जिस वजह से आपकी ऑप्शन नंबर ए, अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन द साउथ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। और मेनली जो ये की जाती थी वो कहाँ कहाँ के लिए की जाती थी, कालाहस्ती और मछलीपट्टनम, जिसे आप आज के टाइम पे मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, वहाँ पे। और कहाँ होता था ये जगह, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द फेमस सतारिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये आपका पीवाईक्यू है 2014 में। सतारिया डांस से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है। तो अगर हम सतारिया डांस की स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो ये कहता है सतारिया डांस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। सेकंड वन इज इट इज़ द सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट ऑफ असम। मतलब ये काफ़ी टाइम से जो है वैष्णवाइट जो असम में रह रहे हैं उनका ट्रेडिशन है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागास एंड तालास ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। मतलब इसमें जो है वो किसकी कलेक्शन है, ये मेनली पहले तो इन्होंने कहा कि ये कलेक्शन है म्यूज़िक की और साथ ही डांस की और ड्रामास की, बट साथ ही ये कह रहे हैं कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रही है कि ये डिवोशनल सॉन्ग्स की कलेक्शन है, किसके द्वारा कंपोज की गई, तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा कंपोज की गई। बट अगर हम इसको देखते हैं, सतारिया डांस को देखते हैं, तो अगर सतारिया डांस की ओरिजिन देखते हैं तो वो हुई थी सतारा मॉनेस्ट्री से, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू वैष्णवाइट जो मूवमेंट थी उसका ये पार्ट माना गया है। और न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट जो थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, श्रीमंता शंकरदेव जो असम में थे, असम में उन्होंने ये न्यू वैष्णवाइट जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया था। और कब किया था, 15th सेंचुरी में किया था। और वो कहते थे एक शरण नामा धर्म, मतलब जो है एक ही गॉड का जो है वो चैंटिंग करते रहो, वही उसकी डिवोशन है। मतलब एक ही गॉड का जो है नाम लेते तो चैंटिंग द नेम ऑफ द वन गॉड डिवोशनली। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल डांस इन द ईयर ऑफ 2000 बाय द संगीत नाटक अकेडमी। देयर वॉज 8 क्लासिकल डांसेस। और मतलब अगर हम इसकी और देखते हैं, ये तो एक सतारिया डांस जो हो गया जो आपका असम में ओरिजिनेटेड है, और किसके द्वारा किया जा रहा है, वैष्णवाइट्स के द्वारा, न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट के द्वारा ओरिजिनेट किया गया था। और किसने किया था, शंकरदेव द्वारा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनेट किया गया था। तो आपका फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। म्यूज़िक, डांस और ड्रामा का जो है ये कलेक्शन है। बट जो थर्ड वन है ना वो आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो जो इसमें कहा गया है वो कंपोज किया गया है किसके द्वारा, तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा। बट हमने यहाँ पे देखा कि वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, शंकरदेव द्वारा है जो है वो कंपोज किया गया था। तो ये तुलसीदास वाला जो है वो आपका इनकरेक्ट होगा। और हाँ, ये जो ट्रेडिशन है किसका है, असम के जो वैष्णवाइट लोग हैं उनका एक ओल्ड ट्रेडिशन माना गया है, जिस वजह से आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि इसको नाटक अकेडमी जो अवार्ड है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है उससे भी नवाजा गया है। अगर और डांस फॉर्म की बात करते हैं इंडिया में तो और भी बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। अगर उनकी हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में फेमस है, कथकली की बात करते हैं वो केरला में फेमस है, कुचिपुड़ी की बात करते हैं वो आंध्र प्रदेश में फेमस है, कथक की बात करते हैं वो नॉर्थ इंडिया में फेमस है, मोहिनी आतम की बात करते हैं वो केरला में फेमस है, और मणिपुरी की बात करते हैं वो मणिपुर में फेमस है, और उड़ीसी जो डांस है वो कहाँ का है, उड़ीसा का एक डांस है। तो उसी तरह से सतारिया जो डांस था वो कहाँ का था, सतारा का था, और कहाँ है ये, असम में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और इसमें आपको कुछ डांस फॉर्म्स दिए गए, साथ ही साथ में उसकी स्टेट्स दी गई हैं। जैसे हमने अभी लास्ट उसमें डिस्कस किया कि डांस फॉर्म्स दिए गए, साथ ही साथ में उनकी स्टेट्स दी गई थी। तो इसको तो आप पीछे वाली जो एक्सप्लेनेशन अभी हमने बताई उसी से भी आप इसको जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो पीवाईक्यू है वो किस में आया था, 2014 में आया था। और अगर हम इसका फर्स्ट देखते हैं, गरबा जो है वो गुजरात में है, विच इज़ करेक्ट। बट अगर हम मोहिनी आतम की बात करते हैं तो अभी अभी हमने देखा कि मोहिनी आतम कहाँ का डांस था, उड़ीसा का नहीं था। उड़ीसा का कौन सा था, सिर्फ एक ही था, कौन सा, उड़ीसी। अगर हम मोहिनी आतम की बात करते हैं तो वो डांस था आपका
केरला का। वही तो सेकंड वाला जो पेयर है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम थर्ड पेयर की बात करते हैं, यक्षगाना जो डांस था वो भी आपका कर्नाटका का ही था, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट होगा। यक्षगाना डांस की अगर हम बात करते हैं तो वो एक टेम्पल आर्ट है जो परफॉर्म किया जाता है मैसिव हेड गियर के साथ, बहुत बड़े से हेड गियर को पहन के जो है वो डांस परफॉर्म किया जाता है, जिस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कर्नाटका का ही है। ये वाला जो पेयर है वो आपका करेक्ट है। सेकंड वन इज इनकरेक्ट बट फर्स्ट एंड थर्ड वन इज द करेक्ट। So option number C, 1 and 3 only is the correct answer. Moving to the next one, with reference to the Indian history, rock cut architecture, consider the following statements। और ये आपका PYQ है 2013 में। रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। जो बदामी में केव्स है वो ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है, ऐसा इन्होंने कहा है। सेकेंड बोलती है द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका बाय एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य। और थर्ड बोलता है एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, सबसे पहले ओल्डेस्ट केव की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी बदामी केव नहीं बल्कि आपकी बरबारा केव है। बरबारा केव जो है वो आपकी ओल्डेस्ट केव जो है वो मानी गई है, जो कि स्टिल स्टैंडिंग है, अभी भी प्रेजेंट है कहाँ पे, इंडिया में, तो वो ओल्डेस्ट केव मानी गई है। जिस वजह से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट हो जाती है, बदामी तो नहीं है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बारबर जो केव थी वो ओरिजिनेट की थी मुगल पीरियड में, सॉरी मौर्यन पीरियड में, बट वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पीरियड में नहीं बल्कि अशोका और जो उनके बेटे थे ना, जो उनके बेटे दशरथ, उनके टाइम पे जो है वो केव्स जो है उस टाइम पे फाउंड की गई थी, ओरिजिनेट की गई थी, जिस वजह से आप जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। बट अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड जो एलोरा केव्स है, इन्होंने कहा है कि वहाँ पर डिफरेंट फेथ्स जो है वो पाए गए हैं, विच इज़ करेक्ट। कैसे? एलोरा जो है पहले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगर हम वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हमें केव्स में मतलब किस किस रिलीजन के डिमॉन्स्ट्रेशंस मिले हैं, तो वो मिले आपको 12 केव जो है, केव नंबर 1 to 12, वहाँ पे आपको बुद्धिज़्म के जो फाइंडिंग्स है वो मिली है। 17 केव्स जो है वो हिंदू केव से रिलेटेड है, कौन कौन सी 13 to 29, और 5 केव्स जो है वो जैन रिलीजन से जो है वो रिलेटेड है, कौन कौन सी 30 to 34। मतलब 3 रिलीजन तो यहाँ पे है, कौन कौन से, हिंदू हो गया, ये हिंदू हो गया, जैन हो गया और बुद्धिज़्म हो गया। इन तीनों के जो वहाँ पे फाइंडिंग्स है वो आपको मिली है, जिस वजह से आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, वेयर एज फर्स्ट और सेकेंड जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर C, 3 ओनली इज द correct answer. Moving to the next one, in the context of cultural history of India, a pose of a dance and dramatist called Tribhanga has been a favorite of Indian artists from ancient time till today. Which one of the following statement best describe the pose? और ये आपका PYQ है 2013 में। एक डांसिंग गर्ल टाइप ही एक मतलब डांस और एक पोज है जिसे आप कहते थे त्रिभंगा, उससे रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है कि वो किस टाइप का पोज है। तो आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोलता है वन लेग इज बेंड एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक। मतलब कि जो लेग है वो हल्की सी, एक जो लेग है वो बेंड है और जो बॉडी है वो स्लाइटली भी, वो भी थोड़ी सी स्लाइटली क्या है, बेंड है, बट जो आपके जो वेस्ट है वो बॉडी से अपोजिटली थोड़ी सी कर्व्ड है, और साथ ही साथ में जो नेक है वो भी थोड़ी सी कर्व्ड है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, रेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स एंड मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टेन एपिक्स एंड हिस्टोरिक कैरेक्टर्स। थर्ड है द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, फेस एंड हैंड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वन सेल्फ और टेल अ स्टोरी। और डी है अ लिटिल स्माइल, स्लाइटली कर्व्ड वेस्ट एंड सर्टेन हैंड जेस्चर्स आर एम्फेसाइज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ लव एंड इरोटिसिज्म। अगर हम इसको पिक्चर को देखते हैं ना तो उससे ज़्यादा इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला जो इसका है वो सही है, कौन सा वाला जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो करेक्ट है। अगर हम त्रिभंगा को देखें भी तो त्रिभंगा से हमें वैसे ही पता चल रहा है कि त्रि का यूज़ किया है, मतलब तीन तरह से जो है वो कर्व्ड है। तो अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं ना तो वहाँ पे 3 कर्व्स है, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ये एक तरह से एस शेप में जो है ये फिगर है। अगर हम इसकी बात करते हैं त्रिभंगा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये 3 तरह से बेंड है। एक तो नेक से थोड़ा सा बेंड है, दूसरा वेस्ट से थोड़ा सा बेंड है, यहाँ से बेंड है, और तीसरा नी से थोड़ा सा बेंड है। एक जो नी है वो भी आपकी बेंड है, 3 तरह से वो बेंड हो गया। और दूसरा है विच गेव अ जेंटल एस शेप, ये एक तरह से एस शेप ही नहीं बन रहा है, ये यहाँ से और ये ऐसे,
ये एक तरह से एस शेप ही आपको शो कर रहा है। इट इज़ कंसिडर द मोस्ट ग्रेटफुल एंड सेंशियस ऑफ द उड़ीसी पोजीशन। ये डांस मतलब जो ये डांस फॉर्म या जो डांस पोजीशन है ये कहाँ की है, मेनली उड़ीसी डांस की एक पोजीशन है और काफ़ी फेमस भी रही है उस टाइम पे। द टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट आर बिल्ड अराउंड द टू बेसिक पोस्चर्स ऑफ द चौक and the tribhanga. The chalk is the position imitating a square and a masculine stance with the weight of a body equally balanced. मतलब दो तरह की उस टाइम पे पोजीशंस थी। एक तो ये फेमस वाली जो त्रिभंगा, दूसरी थी चौक टाइप पोजीशन, जो मतलब कि इक्वली जिसमें क्या है बॉडी का जो है वेट वो इक्वली बैलेंस किया जाएगा। और त्रिभंगा इज अ वेरी फेमिनाइन स्टैंस वेयर द बॉडी इज डिफ्लेक्टेड बाय नेक, टॉर्सो एंड द नी। मतलब त्रिभंगा जो पोजीशन है वो एक तरह से फेमाइन जो पोजीशन है वैसी है, और साथ ही साथ में जो तीन तरह से बेंड है, कहाँ से, एक तो नेक, टॉर्सो और कहाँ से, नी से, जिस वजह से जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको करेक्टली इस पिक्चर को जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। कैसे एक जो लेग है वो बेंड है, जो बॉडी है वो स्लाइटली कर्व्ड है, और साथ ही साथ में जो वेस्ट है वो भी कर्व्ड है, बट बॉडी से अपोजिटली वेस्ट जो है वो कर्व्ड है, और साथ ही साथ में नेक जो है वो भी आपकी कर्व्ड है। तो ये त्रिभंगा जो है वो इसी की डिस्क्रिप्शन है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है किसकी, त्रिभंगा की, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। Moving to the next one, with reference to the Drupad, one of the major tradition of India that has been kept alive for centuries, which one of the following statement is correct? और ये आपको PYQ है 2012 में, जो द्रुपदा है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि वो क्या है और क्या क्या उसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द्रुपदा ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सेकंड है द्रुपदा इज प्राइमरली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक। और थर्ड है द्रुपदा अलाप यूज संस्कृत सिंबल्स फॉर मंत्राज। मतलब तीन स्टेटमेंट्स दी गई है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको पता हो कि द्रुपदा है क्या। तो चलो द्रुपदा के बारे में देखते हैं। द्रुपदा की जो जीन्स है या माना जाता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है, तो वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से ही ओरिजिनेटेड है। जैसे जैसे हमें यहाँ तो साफ ही पता चल रहा है कि वो मुगल पीरियड के टाइम पे नहीं है, ऑब्वियसली क्लासिकल हिंदू टाइम पे है, हिंदुइज्म म्यूजिक से रिलेटेड है, तो मुगल टाइम से काफ़ी पहले आया था, जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंडली ये बात करता है कि जो द्रुपदा के सोर्स है वो कहाँ से मिले हैं, नाट्य शास्त्र से मिले। नाट्य शास्त्र से जो है वो इसके आपको सोर्स मिले हैं, यानी जो द्रुपदा है वो कहाँ से लिया गया है, नाट्य शास्त्र से लिया गया है, जो कि एक एंशिएंट लिटरेचर भी माना गया है। साथ ही साथ में वो किस तरह का है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक। ये किस तरह से है, एक डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक की ही एक फॉर्म है दैट एम्फेसाइजिंग मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ रागास। जो रागास की जो एक तरह से प्योरिटी है उसको मेंटेन करता है, मतलब एक तरह से संस्कृत लिटरेचर से ही लिया गया है। तो इसके जो आलाप होंगे उसमें भी जो एक्सक्लेमेशन साइन होगा, या जो कह सकते हैं आलाप में जो है वो सिंबल्स किसके यूज़ किए जाएंगे, संस्कृत के ही यूज़ किए जाएंगे। और मंत्रास भी जो है वहाँ पे भी जो आलाप के सिंबल्स हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे, संस्कृत लिटरेचर से ही लिए जाएंगे, जिस वजह से आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। और सेकेंड वन तो हमें पता ही चल गया कि द्रुपदा जो है वो डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक ही है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो भी करेक्ट होगी। वेयर एज आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि द्रुपदा जो है वो म्यूजिक टाइम पे मुगल टाइम पे नहीं, बल्कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है जो कि नाट्य शास्त्र से लिया गया, और संस्कृत लिटरेचर से जो है उसके जेनेसिस मिले हैं, या उसका जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है, एक संस्कृत लिटरेचर यानी एशियंट लिटरेचर, कौन सा, नाट्य शास्त्र से जो है उसके सोर्सेस मिले हैं। तो आपका फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, बट सेकंड और थर्ड वन इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड द भरतनाट्यम डांस। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो डांस है अभी हमने डिस्कस किया था जिसके बारे में, वो कौन सी स्टेट के आपके डांस फॉर्म्स है। और साथ ही में ये जो PYQ है वो आपका 2012 का है, तो उससे कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम को डिस्टिंग्विश करने के लिए इन्होंने दो स्टेटमेंट्स दी है, हमें बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द डांसर्स और ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स एंड फाउंड इन कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन भरतनाट्यम। मतलब जो डांसर्स होते थे वो कुचिपुड़ी डांस जब कर रहे होते थे तो वो डायलॉग्स जो हैं वो भी बोलते थे, लेकिन भरतनाट्यम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है डांसिंग ऑन द ब्रांच प्लेट बाय keeping the feet on its edge is a feature of Bharatanatyam, but Kuchipudi dance does not have such a form of movement। और सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है कि जो
भरतनाट्यम है उसमें क्या होता था, जो डांसर होती थी वो एक ब्रांच की जो प्लेट है उसके एजेस पे पाँव रख के डांस करती थी, लेकिन कुचिपुड़ी में ऐसी कोई भी डांस फॉर्म नहीं है। तो अगर हम देखते हैं हमें दोनों को देखना पड़ेगा। तो हम अगर भरतनाट्यम को देखते हैं तो भरतनाट्यम जो है वो आपके तमिलनाडु का है, कमेंट किया था। भरतनाट्यम जो है वो आपके तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, और साथ ही साथ में जो कुचिपुड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है कोई भी डायलॉग्स नहीं बोला जाता था, वेयर एज कुचिपुड़ी डांसर्स जो होते थे वो आपके डांस करते हुए डायलॉग्स बोलते थे। तो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, इन्होंने भी यही कहा है कि कुचिपुड़ी में डांसर्स जो थे वो डायलॉग्स बोलते थे, बट भरतनाट्यम वाले नहीं बोलते थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो कुचिपुड़ी जो है उसमें ना काफ़ी सारे डांसेस परफॉर्म किए जाते थे। अगर सोलो आइटम्स की बात करें तो वो होते थे मंदुका शब्दम, जैसे स्टोरी ऑफ फ्रॉग मेडन भी कहा जाता था, बाल गोपाला तरंगा, अ डांस ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट विद अ पिक्चर फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड। बाल गोपाला तरंगा जो है वो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म का ही एक डांस फॉर्म है, कुचिपुड़ी का ही एक डांस फॉर्म है, जिसमें क्या होता था, डांसर जो है वो एक ब्रांच प्लेट पे पैर रख के, दोनों एजेस पे पैर रख के डांस करती थी, और साथ ही साथ में उसके सिर पे, मतलब जो डांसर होती थी उसके सिर पे एक घड़ा कह सकते हैं, वो फुल ऑफ जो है वाटर होता था, और उसके बाद वो डांस करती थी। तो जो वो वाला फॉर्म है, ये जो ब्रांच प्लेट पे डांस करने वाला फॉर्म है, ये कहाँ का है, कुचिपुड़ी डांस का एक फॉर्म है, ना कि भरतनाट्यम का। इन्होंने जो है वो ऑपोजिट कर दिया है, जिस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी इनकरेक्ट है, वेयर एज आपकी जो फर्स्ट वन है वो करेक्ट है, पर सेकंड वाली जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इज इन सिटिंग पोजीशन ऑफ रामानुजा was inaugurated by Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represent the teachings of the रामानुजा? और ये आपके PYQ है 2022 में। 2022 में क्या हुआ था, रामानुजा जो थे उनकी, मतलब रामानुजा जो थे उनकी एक सेकंड टॉलेस्ट बैठी हुई पिक्चर बनाई गई थी। पिक्चर इन द सेंस कि स्टैचू बनाया गया था और उसको इनाग्रेट किया था पीएम ने वहाँ जाकर, और हैदराबाद में जाकर। तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आ गया है कि हमें किसके बारे में बताना है, रामानुजा की जो टीचिंग थी उससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो अगर उनकी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट है, द बेस्ट मीन ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन। बी है, वेदास आर एटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली अथॉरिटेटिव। और सी है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर एसेंशियल मीन्स फॉर द हाइएस्ट ब्लिस। और डी है आपकी, साल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन। मतलब 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमें पता हो कि रामानुजा कौन है। तो रामानुजा अगर बात करते हैं, रामानुजा जो थे वो तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे, तमिलनाडु में पैदा हुए थे, कब, 11th सेंचुरी में। और वो जो थे वो डीपली इन्फ्लुएंस थे किसके बारे में, अलवर्स के जो अलवर्स थे उनके बारे में, उनसे रिलेटेड, मतलब उनसे ना डीपली इन्फ्लुएंस थे। अलवर्स कौन थे, अलवर्स वो थे जो विष्णु को जो है वो पूजा करते थे। 2 तरह से होते थे साउथ में जो भक्ति थी वो 2 तरह से डिवाइडेड थी, एक तो होते थे अलवर्स और एक होते थे न्यानार्स। जो अलवर्स होते थे वो विष्णु को पूजते थे, वहीं अगर हम न्यानार्स की बात करते हैं तो वो किसको पूजते थे, वो शिव को पूजते थे। तो जो ये थे रामानुजा थे, ये अलवर्स से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वो कहते थे कि इंटेंस डिवोशन टू विष्णु वॉज द बेस्ट मीन टू अटेन साल्वेशन। वो कहते थे कि साल्वेशन अगर लेनी है ना तो विष्णु की बस इतनी ज़्यादा पूजा कर दो, अल्टीमेट, मतलब जो वो बोलते थे कि साल्वेशन लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। उन्होंने ना एक वो भी दी थी, डॉक्ट्राइन भी दी थी, जिसे कहा जाता है विशिष्ट अद्वैता जिसे कहा जाता है। विशिष्ट का मतलब होता है क्वालिफाइड, और अद्वैता का मतलब होता है वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड। मतलब उन्होंने एक दी थी कि वननेस ऑफ द सुप्रीम गॉड एक ही है। ऑल्दो जब, मतलब उन्होंने कहा था कि वननेस फॉर द सोल, वननेस वेयर इन द सोल इवन व्हेन द यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। मतलब उनका ये कि उन्होंने जो डॉक्ट्राइन दी थी विशिष्ट अद्वैता, उसमें कहा था कि गॉड सुप्रीम एक ही है, लेकिन सोल अगर उनके पास जाएगी भी तो एक ही हो जाएगी। मतलब अगर सब जो है वो सोल से ही है और सुप्रीम गॉड एक ही है। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने यही कहा था कि सुप्रीम गॉड जो है वो एक ही है और सोल ही जो है वो मेन है। सुप्रीम गॉड और सोल बस 2 ही चीज़ें हैं, और जब वो मिलेंगी तो वो एक ही हो जाएंगी, सिंपल।
और उनका जो ये भक्ति का स्टांस था ना, अलवर से वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उसके बाद क्या हुआ था, पहले तो ये साउथ में ही चलता था अलवर्स और नयानार्स। उनकी इस बात की वजह से कि सोल एक ही है, सुप्रीम गॉड एक ही है, उसकी वजह से जो ये भक्ति वाला जो ट्रेडिशन था ना, वो नॉर्थ में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो अगर हम इनकी टीचिंग्स में से इनमें से बात करते हैं, तो जो आपकी फर्स्ट वाली टीचिंग है वो आपकी करेक्ट है। द बेस्ट मीन ऑफ द साल्वेशन वॉज डिवोशन। उनका मानना था कि डिवोशन अगर आपकी अल्टीमेट हो, अगर आपकी डिवोशन अच्छी हो, तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो जिस वजह से आपकी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the paramitas? और ये आपका PYQ है 2020 में। पारामितास से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पारामिता का अगर लिटरली मीनिंग देखते हैं ना, तो पारामिता का लिटरली मीनिंग होता है परफेक्शन। वैसे अगर स्टेटमेंट्स देखें तो स्टेटमेंट्स में फर्स्ट स्टेटमेंट है द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन द एपोरिस्टिक स्टाइल, जिसको सूत्रा स्टाइल भी कहा जाता है। सेकेंड है philosophical schools that did not accept the authority of Vedas. Third, perfection whose attainment led to the bodhisattva path. और डी बोलता है powerful merchant guild of the early medieval South India. 4 स्टेटमेंट्स दी है पारामितास के बारे में। पारामितास का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो वो होता है परफेक्शन, और वो जो था वो आपका फेमस हुआ था बुद्धिस्ट टर्म। ये जो मेनली है ये बुद्धिस्ट टर्म ही है। पारामिता अगर हम कहें तो ये है आपका संस्कृत वर्ड, और परामी की अगर हम बात करें तो वो आपका है पाली वर्ड। और ये किस टाइम की टर्म्स है, ये बुद्धिस्ट जो टर्म्स है, जो वो किसके लिए यूज़ करते थे, वो मेनली यूज़ करते थे परफेक्शन के लिए। अगर हम महायान बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो बोधिसत्वा ने जो है वो 6 पारामितास की जो है बात की है। उन्होंने कहा है कि 6 चीज़ें जो हैं वो मेन हैं। अगर ये एक आदमी के पास हो या एक इनके पास हो, तो वो मेनली जो है वो साल्वेशन को फाइंड कर सकता है या मोक्ष को जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो वो मेन चीज़ें क्या थी, वो आपकी थी जेनरॉसिटी, डिसिप्लिन, पेशेंस, डिलिजेंस, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन एंड विजडम। ये जो 6 चीज़ें हैं ये बोधिसत्वा में मेंशन की गई हैं। महायान जो बुद्धिज़्म है, उन्होंने बोधिसत्वा के लिए ये 6 चीज़ें हैं वो एज अ पारामिता मेंशन की हैं। लेटर ऑन जो पारामिता है उसको 10 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया। 10 चीज़ों में 10 पारामिता जो है वो बना दिए गए। कौन कौन से, जेनरॉसिटी, पेशेंस, मेडिटेशन, स्किलफुल मीन्स, पावर और मोरालिटी, एनर्जी, विजडम और रेजोल्यूशन एंड नॉलेज। ये जो 10 चीज़ें हैं, इनको पहले 6 होती थी महायान के टाइम पे। लेटर ऑन जो है 10 पैरामीटर्स जो है वो बना दिए गए, और मेनली जो पैरामीटर्स होते थे वो होते थे आपके परफेक्शन। इन परफेक्शंस को अगर एक आदमी में आ जाए या एक मैन या वुमेन में ये आ जाए, तो उसके बाद जो है बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग वो इजीली साल्वेशन जो है उसको अटेन कर सकता था। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ इज़ द करेक्ट। ये जो परफेक्शन है ये बोधिसत्व पाथ के लिए दी गई थी। पहले इन्होंने कितनी दी थी, 6 दी थी, लेटर ऑन ये 10 में कन्वर्ट कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिलीजियस हिस्ट्री से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और ये आपका PYQ है 2020 में। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो स्थाविरावदीन्स बिलोंगिंग टू महायान बुद्धिज़्म। सेकंड की बात करते हैं लोकोतारावदीन सेक्ट was an offset of the महासंघिका sect of Buddhism. थर्ड की बात करते हैं the deification of Buddha was महासंघिका fostered महायान बुद्धिज़्म। मतलब इसमें जो है वो बुद्धिज़्म के बारे में ही, बुद्धिज़्म के जो आगे सेक्ट डिवाइड हुए थे उनके बारे में आपको बताया गया है, उनसे रिलेटेड मतलब जो है वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं महायान बुद्धिज़्म यानी या तो स्थाविरादीन की अगर हम बात करते हैं, तो स्थाविरादीन यानी थाविरादीन जो कि संस्कृत में कहा जाता था स्थाविरा, और थेरास कहा जाता था पाली में। मतलब ये जो वर्ड है ना, ये संस्कृत में कहा जाता था, और जो अगर इसकी थाविरास कहें इसको, तो ये पाली में कहा जाएगा। ये दोनों जो वर्ड है वो सेम ही है। ये मेनली महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं था, ये हीनयान के आगे सेक्ट डिवाइड हुए थे। बुद्धिज़्म जो था वो 2 चीज़ों में डिवाइड हुआ, महायान सेक्ट और हीनयान सेक्ट। और जो अगर हम स्थाविरावदीन्स की बात करते हैं, तो ये इन्होंने कहा है कि महायान का एक सेक्ट था, बट जो बुद्धिज़्म जो हीनयान में डिवाइड हुआ था उसका आगे पार्ट था कौन सा, ये स्थाविरावदीन्स। मतलब ये बुद्धिज़्म, देन ये डोम डिवाइड हुआ हीनयान्स और महायान्स। उसके बाद जो ये स्थाविरावदीन्स था, ये आपका हीनयान का आगे पार्ट होता था, ना कि महायान का, जिस वजह से आपका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट है।
सेकेंड वाले की अगर हम महासंघिका की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रेट कॉन्ग्रेगेशन, मतलब अर्ली स्कूल। ये महासंघिका जो था वो बुद्धिज़्म का एक अर्ली स्कूल भी माना जाता है, बुद्धिस्ट का एक अर्ली स्कूल भी माना जाता है, जिसने खुद को किससे सेपरेट किया था, इसी से ही आगे इन्होंने सेपरेट किया था। स्थाविरा वदास के वदास जो स्कूल था, मतलब बुद्धिज़्म, हीनयान महायान, देन हीनयान को किस में डिवाइड किया, इसमें स्थाविरा वदीन्स में। स्थाविरा वदीन से सेपरेट होके कौन सा स्कूल बना था, महासंघिका। महासंघिका जो था वो इसी से सेपरेट होके बना था। क्यों? क्योंकि वो उनके जो कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, किससे रिलेटेड, विन्यास से रिलेटेड उनको कुछ डिफरेंसेस आ चुके थे। अगर हम बात करते हैं महासंघिकास की, तो उसका व्यू था कि बुद्धा जो है, ऑन द नेचर ऑफ बुद्धा एंड अरहत्स एक्टेड एज द प्रीकर्सर ऑफ द महायान फ्रॉम बुद्धिज़्म। मतलब ये जो है महासंघिका की अगर हम बात करते हैं, जब ये डिवाइड हुआ था तो ये एज अ प्रीकर्सर एक्ट किया था, किसके लिए, महायान जो फॉर्म बनी थी उसके एज अ प्रीकर्सर एक्ट किया था। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो डेफिकेशन ऑफ बुद्धा थी वो महासंघिका ही फॉस्टर था, किसका, महायान बुद्धिज़्म का। तो आपकी थर्ड वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी, फर्स्ट वाली आपकी इनकरेक्ट हो गई। सेकेंड वाली का हमने बता ही दिया कि लोका, अगर पहले तो हमने इनको डिवाइड किया हीनयान और महासंघिका महायान में, देन हीनयान डिवाइड हो गया आपका स्थाविरा वदीन में या स्थाविरा वदा में, फिर हीनयान को आगे, स्थाविरा वदीन को आगे डिवाइड किया किसमें, महासंघिका में। फिर महासंघिका जो था वो भी आगे फर्दर डिवाइड हुआ था, और वो फर्दर किस किस में डिवाइड हुआ था, वो 7th सेंचुरी में आगे डिवाइड हुआ था, किस किस में, लोकोत्तरा वदीन्स और एकाव्या वहारिकास, और एक और था कोकोटिकास। मतलब 3 चीज़ों में ये जो डिवाइड हो गया था। फर्स्ट था आपका लोकोत्तरा वदीन्स, सेकंड आपका वही एकाव्या वहारिकास, और थर्ड कोकोतिकास। इनमें तीनों में आपका डिवाइड हो गया। मतलब कितनी सारी बाइफर्केशन चल रही है, और ये कैसे समझ आएगी, जब आप एक साथ साथ में फ्लो चार्ट बनाते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। जैसे मान लो ये बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म आगे किस में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान में। हीनयान आगे डिवाइड हुआ स्थाविरा वदा में, स्थाविरा वदा को आगे बाइफर्केट कर दिया था किसमें, महासंघिका में, और महासंघिका आगे 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ, कौन सा, लोकोत्तरा वादिनास, एकाव्या वहारिकास और कोकोतिकास। इन तीनों में ये डिवाइड हो गया, जिस वजह से आपकी जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो गई। फर्स्ट वाली जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड वाली करेक्ट है, थर्ड वाली इज ऑल्सो करेक्ट, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 इज ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, सेकेंड है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्वा और इमेजेस वर्शिप एंड रिचुअल्स। और ये किस किस के फीचर्स बताए गए हैं, महायान के जो है ये फीचर्स बताए गए हैं। तो अगर हम इनमें से देखते हैं, और ये आपका PYQ कब है, 2019 में। महायान के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। अभी हमने किसकी बात की थी, हीनयान की। हीनयान आगे किस किस चीज़ों में डिवाइड हुआ था। हीनयान के जब डिवाइड हुआ था ना, तो उसके बाद जो ये महासंघिका था, इससे भी एक और निकला था। इसी की वजह से जो कुछ जो थिंकिंग में या कह सकते हैं किसी डिफरेंसेस जो आए थे विनया के करके, उसकी वजह से एक और सेक्ट की ओरिजिन हुआ था, किसका, महायान का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं महायान जो थे वो डिफिक्शन ऑफ बुद्धा में मानते थे। साथ ही साथ में वो इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स में भी मानते थे। वो क्या करते थे, वो बुद्धा की जो वर्शिप थी वो आइडल वर्शिप वो किया करते थे, बुद्धा की आइडल वर्शिप वो किया करते थे। और वो मानते थे कि बुद्धा ही जो है वो हेवनली लेस बुद्धा है, मतलब वही सब कुछ है, बुद्धा को ही सब कुछ माना करते थे। साथ ही साथ में ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्वा, मतलब वो उसमें क्या हुआ था, बोधिसत्वा जो था वो मेन जो इंडिया में फैला था ना, ये महायान बुद्धिज़्म, वो महायान बुद्धिज़्म ही फैला था। हीनयान बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा नहीं फैला था जितना महायान बुद्धिज़्म फैला था। अगर हम बात करते हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, नॉर्थ इंडिया में, और फिर उसके बाद वो स्प्रेड आउट हुआ था कश्मीर में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट एशिया में, और कुछ पार्ट्स थे साउथ ईस्ट एशिया के भी। और अगर हम आउट ऑफ इंडिया बात करते हैं तो चाइना, कोरिया, तिब्बत और जापान में जो बुद्धिस्ट थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, महायान बुद्धिज़्म से ही मेनली बिलोंग किया करते थे। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं महायान जो सेक्ट था वो बुद्धिज़्म का, जब वो एमर्ज हुआ 4th सेंचुरी के आसपास, तो वो जब कश्मीर में था तो वहाँ पे किसका रीन चल रहा था, कनिष्का का उस टाइम पे रीन चल रहा था। बोधिसत्वा वर परसीव्ड एंड डीपली कंपैशनेट। उस टाइम पे जो था वहाँ पे बोधिसत्वा का काफ़ी ज़्यादा और मतलब एक कंपैशन वहाँ पे दिख रहा था कश्मीर में, क्योंकि जो कनिष्का थे
वो भी बुद्धिज़्म के ही फॉलोअर माने जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग जो थे निभाना मतलब जो एक अटेनमेंट और साल्वेशन की जगह वो क्या करने लगे, लोगों की हेल्प करने में ज़्यादा विश्वास रखने लगे थे, जिस वजह से आपकी जो ट्रेडिंग पाथ ऑफ बुद्धिज़्म है, बोधिसत्व है, वो भी वहाँ से चला था। मतलब दो तरह के बुद्धिज़्म होते थे। एक होते थे जो डायरेक्ट साल्वेशन ले लेते थे, एक होते थे जो इनलाइटमेंट के बाद क्या करते थे, लोगों की हेल्प करने में बिलीव रखते थे। तो वो जो वो वाला कॉन्सेप्ट था ना, लोगों की हेल्प करने वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो भी कहाँ से एमर्ज हुआ था, महायान बुद्धिज़्म जो है उससे ही वो एमर्ज हुआ था, जिसको ट्रेडिंग पाथ ऑफ बुद्धिज़्म बोधिसत्व भी जो है वो कहा जाता है। तो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं, तीनों ही जो फीचर्स है, वो आपके महायान बुद्धिज़्म के ही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी, ऑल 3 आर द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the religious practices in the स्थानकवासी सेक्ट बिलोंगिंग टू, और ये आपका PYQ है 2018 में। अभी तक हमने जो भी सेक्ट पढ़े वो किसके पढ़े, बुद्धिज़्म के। अब बात आती है स्थानकवासी या स्थानकवासी जो सेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका जैनिज़्म का एक सेक्ट है। स्थानकवासी जो सेक्ट है वो श्वेतांबर जैनिज़्म जो है, जैसे वो बुद्धिज़्म डिवाइड हुए थे ना हीनयान और महायान में, वैसे ही जो आपके जैनिज़्म था वो दो तरह से उसमें डिवाइड हुआ था, दिगंबर एंड श्वेतांबर, वैसे वैसे करके। तो जो ये वाले थे स्थानकवासी, वो आपके श्वेतांबर जो जैनिज़्म थे उससे बिलोंग करते थे, और वो किसके द्वारा फाइंड किए गए थे, इट वॉज फाउंडेड बाय द मर्चेंट नेम लावाजी इन 1653 AD में। इट डजंट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड सेज दैट द आइडल वर्शिप इज़ नॉट एसेंशियल इन द पाथ ऑफ सोल प्योरिफिकेशन। वो जो थे वो मेनली आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। कौन से वाले करते थे, महायान बुद्धिज़्म वाले आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, जैनिज़्म वाले आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर आपको सोल प्योरिफिकेशन नहीं चाहिए तो आपको आइडल वर्शिप की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिटेशन के थ्रू या फिर साल्वेशन के थ्रू जो भी है मोक्ष की अटेनमेंट कर सकते हो। दिस सेक्ट इज एसेंशियली अ रिफॉर्मेशन ऑफ द वन फाउंडेड ऑन द टीचिंग ऑफ लोंका। मतलब ये किसकी एक रिफॉर्म था, आगे ये एक रिफॉर्म मतलब ये जो सेक्ट है ना, ये जो लोंका में एक कहा जाता है, एक फाउंडर है, उनकी टीचिंग का ही आगे एक रिफॉर्म था। तो ये सेक्ट है, ये किससे बिलोंग करता है, आपका श्वेतांबर जैनिज़्म से बिलोंग करता है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी जैनिज़्म इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? और ये आपका PYQ है 2018 में। इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा, मतलब कौन ऐसा है जो अभी आने को है, मतलब ऐसा कौन सा बुद्धा है, कहा जाता है कि कोई बुद्धा का अवतार है वो जो आने को है लोगों को बचाने के लिए। तो अगर हम देखते हैं, द यूनिवर्स ऑफ द ग्रेट व्हीकल कंटेन न्यूमरस बोधिसत्वास, द चीफ ऑफ हुम अवलोकितेश्वर, यानी जिसे कहा जाता है द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, एंड द पद्मापनी द लोटस बियरर, also called Lokeswara in Sanskrit, the Lord of the world. Another important bodhisattva is Manjusri, whose special activity is to stimulate the understanding. Manjusri is depicted with a naked sword in the hand to destroy error and falsehood. Manjusri also hold a book in the other hand describing the 10 paramilas or great spirit. Maitreya is the bodhisattva who will appear on the earth in the future and is regarded as the future Buddhas. जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, इसमें पता क्या बताया गया है, इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो तीनों चारों हैं इनको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अवलोकितेश्वरा जो है उन्हें कहा जाता था जो लॉर्ड ऐसा जो नीचे देखता है, मतलब जो धरती पे लोगों को देख रहा है, उनके दुख देख रहा है, ये वो उन लोगों को, मतलब एक होता है ना जो लुक आफ्टर कर रहा है, वैसे वाला कौन है, अवलोकितेश्वरा। अगर हम लोकेश्वरा की बात करते हैं तो वो कौन है, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड का एक भगवान। अकॉर्डिंग टू बुद्धा ये सारे नाम उनको दिए गए हैं, जिस वजह से आपका ये वाला कौन सा हो गया, जो देख रहे हैं, मतलब एक तरह से जो पूरे उसको देख रहे हैं, ब्रह्मांड को देख रहे हैं। वैसे ही मैत्रा को भी डिस्क्राइब किया गया है, वैसे ही आपके पद्मापनी को भी डिस्क्राइब किया गया है। पद्मापनी कौन से, द लोटस बियरर, मतलब जो लोटस पे बैठे हैं। जैसे आज अगर आप भी की बात करें तो इन प्रेजेंट डे हम क्या मानते हैं कि लोटस पे कौन से गॉड बैठे हैं, वो आपके ब्रह्मा को माना जाता है। तो उसी तरह से बुद्धिज़्म के टाइम पे वो किसको मानते थे, पद्मापनी को मानते थे। पर अगर कहते हैं कि एक गॉड ऐसा है जो अभी धरती पे आना बाकी है, तो वो कौन सा है, तो वो माना जाता है कि आपके मैत्रा जो है, मैत्रेय एक ऐसा उन्होंने वर्ड दिया है, ऐसे गॉड को दिया गया है
कि धरती पे लोगों को बचाने के लिए ये अभी आने वाले हैं। जैसे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये आपका PYQ है 2017 में। कल्चरल इंडिया से रिलेटेड या कल्चरल हिस्ट्री से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जिसमें हमें सौरांतिका और समित्या की बात की गई है। समित्या और सौरांतिका वर द 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। और अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो सर्वास्तिवदीन held that the constituent of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form। मतलब 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें बोलती है कि सौरांतिका और जो संहिता है वो जैनिज्म के पार्ट है, बट ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो दोनों पार्ट तो हैं बट जैनिज्म के नहीं है। किसके हैं? बुद्धिज़्म के हैं। जो यूपीएससी ना वो मेनली ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा, कहेगा आइडल वर्शिप कहाँ पे होती है, बुद्धिज़्म में नहीं होती है, जैनिज्म में होती है, ऐसे ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेगा। तो उसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं, सौरांतिका और संहिता जो है वो जैनिज्म के पार्ट नहीं है, वो किसके हैं? बुद्धिज़्म के पार्ट हैं, बुद्धिज़्म सेक्ट के ही आगे पार्ट है। जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। बट अगर हम बात करते हैं स्वरस्तिवदिता की, जिसको आप सौरांतिका भी कहा जाता है, ये जो सेक्ट है ये आपका बिलीव करता था दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फिनोमिना, धर्मा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नॉट होली मोमेंटरी नहीं है, बट वो लेटली जो फॉर्म आएगी उसमें भी वो एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यस, जो स्वरस्तिवदीन है वो ऐसी बातें किया करते थे। वेयर एज जो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, वो जैनिज्म के सेक्ट नहीं बल्कि बुद्धिज़्म के सेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 ओनली, बी, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the religious history of India, consider the following statements। और ये आपका PYQ है 2016 में। रिलीजियस हिस्ट्री से रिलेटेड हमें कुछ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये आपका PYQ 2016 में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सेकेंड बोलती है बोधिसत्वा इज द कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, और बोधिसत्वा डिले अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट्स बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। जो मेन अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो बोधिसत्वा है वो महायान से रिलेटेड है, हीनयान से रिलेटेड नहीं है। बोधिसत्वा जो मेनली आया था वो इसी वजह से आया था कि लोग एनलाइटनमेंट तो ले लेंगे बट वो दूसरों की हेल्प के लिए साल्वेशन नहीं अटेन करेंगे, वो दूसरों की हेल्प किया करेंगे, जो भी और लोग आएंगे उनको गाइडेंस दिया करेंगे। एक होता था जो साल्वेशन ले लेते, एक होता था जो साल्वेशन नहीं लेते थे बल्कि यहीं रहकर धरती पर रहकर ही लोगों की हेल्प किया करते थे, तो वो होता था आपका बोधिसत्वास। तो आपके वो हीनयान के टाइम पे नहीं, वो आपके महायान के आगे बाइफर्केशन है, महायान में वो कॉन्सेप्ट आया है। तो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं, बोधिसत्वा इज कंपैशनेट ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, वो जो थे बोधिसत्वास वो अपने एनलाइटनमेंट के वे में हमेशा ही आगे बढ़ते रहे और वो सच में कंपैशनेट थे। और ये चीज़ भी हमने किसके टाइम पे देखी थी? कनिष्का के टाइम पे देखी थी, जब बुद्धिज़्म जो था वो महायान बना था और महायान जो था उसमें बौद्धिज़्म का बोधिसत्वा का जो है वो कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें वो लोग एनलाइटनमेंट तो लेते रहेंगे बट साल्वेशन नहीं लेंगे। तो ये वाली भी आपकी करेक्ट होती है। साथ ही साथ में मेनली जो था ना बोधिसत्वास जो थे वो क्या होते थे कि बुद्धा जो थे, बुद्धा मेन थे, उनकी आगे आगे प्रीचर्स ये सब चल रहे थे, उनके स्टूडेंट्स कह सकते हैं या उनके फॉलोअर्स कह सकते हैं। तो जो बुद्धा थे, जब उन्होंने साल्वेशन अटेन करनी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं इन बोधिसत्वास में से जो है उन्हीं को अपना आगे मेन प्रीचिंग जो है वो दे के जाऊँगा, वैसे वैसे करके मतलब वो आगे आगे क्लासेस चलती गई। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। सेकंड वन ये बोलता है कि डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन बट हेल्पिंग ऑल सेंटिएंट्स बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट, मतलब कि अपनी साल्वेशन जो है वो डिले करते रहेंगे बट दूसरों की जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करते रहेंगे, विच इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना प्रोमिसेस किए थे, 4 प्रोमिसेस किए थे बुद्धास को कि हम हमेशा टीचिंग लेते रहेंगे, बुद्धा का ट्रुथ चाहे जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा इन्फिनाइट हो, हम उसको अटेन करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे और साल्वेशन मतलब हम लोगों को साल्वेशन लेने के लिए या हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कहेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। ऐसे ऐसे उन्होंने 4 जो है वो प्रोमिसेस बुद्धा को किए थे बुद्धा की साल्वेशन से पहले। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट है। वेयर एज आपकी फर्स्ट वन जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड वन जो है वो आपकी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर।
Moving to the next one, which one of the following kingdom were associated with the life of बुद्धा? बुद्धा की लाइफ से इनमें से कौन सी जो किंगडम है वो एसोसिएटेड है? और ये आपका PYQ है 2015 में। अगर हम बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड बात करते हैं तो वो दो जो किंगडम थी उनसे एसोसिएटेड थे। कौन कौन सी? कोसाला एंड मगधा। वो दोनों ही जो किंगडम थे उनमें वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। अगर हम मेनली इनकी बात करते हैं, वो दोनों ही जो इनके कोसाला और मगधा है वहाँ पे उन्होंने टीचिंग दी है किसकी? फ़िलॉसफ़ी की। और भी अगर प्लेसेस देखते हैं तो वो था आपका श्रावस्ती, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। बलरामपुर जो है उसके मतलब जो प्रेजेंट डे बलरामपुर है उत्तर प्रदेश में, उसके नज़दीक में जो प्लेस होता था उसको कहा जाता था श्रावस्ती। तो वहाँ पे भी वो रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे 24 चतुर्मासास जो है वो काटे हैं। अगर बात करते हैं श्रावस्ती की तो वो कैपिटल हुआ करती थी कोसाला किंगडम की, जिस वजह से वहाँ पे कोसाला जो है वो भी एसोसिएटेड है बुद्धा से। वहीं जो सेकेंड टाइम जब उन्होंने ये ली थी, क्या बोलते हैं, डिपार्चर, द ग्रेट डिपार्चर ऑफ बुद्धा, बिफोर द ग्रेट डिपार्चर ऑफ बुद्धा, जो मतलब एक कहते हैं ना, आप जब ये संन्यास ले लें या ये ले लें तो आपको एक वो करना पड़ता है, पिंडदान वगैरह ये वो। जो उसके बाद जो वो भिक्षा लेने गए थे वो सबसे पहले गए थे आपके यहाँ पे राजगीर में, वो जो है सबसे पहले वहाँ पे गए थे। और राजगीर उस टाइम पे जो है वो मगधन एम्पायर की जो कैपिटल हुआ करती थी, जिस वजह से मगधन जो है वो भी बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है। तो ये जो दोनों ही किंगडम्स हो गई ना, कोसाला और मगधा, ये दोनों ही जो है वो आपकी बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी 3 and 4 both are, ऑप्शन नंबर डी 3 and 4 both are associated with Buddha's life। कौन कौन से? कोसाला एंड मगधा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, which one of the following pair does not form part of the 6 systems of the Indian philosophy? और ये आपका PYQ है 2014 में। इंडियन फिलोसफी को जनरली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमें बताना है कि कौन इनमें से जो है वो पार्ट नहीं है किसका? इंडियन फिलोसफी का। तो अगर हम इंडियन फिलोसफी के 6 पार्ट्स को देखते हैं तो वो आपके हैं 6 स्कूल्स जो है मेनली, समख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। दो तरह से मीमांसाज हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। और कौन कौन से हैं? वैशेषिका और न्याय, योगा और साथ में समख्या। तो अगर हम इसमें से देखते हैं, मीमांसा भी है, वेदांता भी है। वेदांता जनरली किसको कहा जाता है? उत्तर मीमांसा को जो है वो क्या कहा जाता था? वेदांता कहा जाता था। तो ये दोनों भी है। न्याय और वैशेषिका भी जो है वो भी है, वैशेषिका जो है वो भी है। लोकयाता और कपालिका जो है वो नहीं है। वेरा समख्या या सनख्या और योगा जो है वो दोनों भी है। वेराज आपका जो सी वाला है वो दोनों ही आपके नहीं हैं। और आपको कौन सा ढूंढना था? डज नॉट अ फॉर्म ऑफ, मतलब आपके 6 तो थे लेकिन 2 जो एक्स्ट्रा दिए थे वो आपके फॉर्म नहीं थे और आपको वही ढूंढना था। तो वो दोनों कौन से हैं? लोकायाता और कपालिका। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है स्कूल्स की इनकी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये आपका PYQ है 2014 में। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है बीजक इज द कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल। और सेकंड बोलती है द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय द माधवाचार्य। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, जो बीजक थी ना वो दादू दयाल की कंपोजिशन नहीं थी, बल्कि किसकी थी? वो थी आपकी सेंट कबीर की जो थी वो कंपोजिशन थी, जिस वजह से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अगर हम कबीर की बात करते हैं, जो कबीर थे वो 15th सेंचुरी के मिस्टिक पोएट, सेंट और सोशल रिफॉर्मर माने गए हैं। और एक वो भक्ति मूवमेंट के जो है वो प्रोपोनेंट भी माने गए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा जो थे भक्ति मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड थे। तो उन्होंने काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो भी लिखी हैं भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, सखी ग्रंथ, ये सारी जो है वो भी उन्होंने बुक लिखी है। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं, पुष्टि मार्ग की बात करते हैं, द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग यानी द पाथ ऑफ ग्रेस, वो किसकी फिलोसफी थी? वो थी वल्लभाचार्य की, माधवाचार्य की फिलोसफी नहीं थी। तो आपकी जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। वहीं अगर हम माधवाचार्य की बात करते हैं, माधवाचार्य जो थे वो अद्वैता के फाउंडर माने गए हैं। अद्वैता जो लिटरेचर है उसके फाउंडर माने गए हैं। और साथ ही साथ में उपनिषद जो थे वो भी उनके द्वारा फाउंड किए गए हैं। और वो कहाँ से थे? कर्नाटका से थे। और वो अद्वैता स्कूल ऑफ वेदांता के जो है वो फाउंडर माने गए हैं। उन्होंने ये बुक नहीं लिखी, पुष्टि मार्ग नहीं लिखी। वो किसने लिखी थी? वो आपकी लिखी थी इन्होंने, वल्लभाचार्य ने, जिस वजह से आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सो
ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप जो ये हिस्ट्री वाली जो ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हमने एंशेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक और कुछ एंशेंट जो लिटरेचर थे या बुद्धिज़्म या जैनिज़्म कह सकते हैं उनके बारे में पढ़ा। होप से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा हो। बाकी जब आप खुद भी इसको देखेंगे, वीडियोज़ देख के नहीं होगा, जब आप खुद भी पढ़ेंगे तब भी होगा। तो जैसे जैसे आप इसको खुद भी पढ़ेंगे, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन हो रही हो कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे मेन फोकस करना है। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।